एक नगरी में राजा सोम और उनकी बहुत ही सुंदर रानी अनुष्का रहते थे। दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन की बात है, राजा रानी अपने बगीचे में बैठे हुए थे। कुछ हंसी मजाक की बातें कर रहे थे कि आम के पेड़ पर एक कबूतर का जोड़ा आकर बैठ जाता है। अचानक उन पक्षियों पर राजा और रानी की नज़र पड़ जाती है। दोनों कबूतरों को देखकर राजा रानी से पूछता है, हे प्रिय रानी, क्या तुम बता सकती हो इन दोनों पक्षियों में दोनों नर हैं या मादा? राजा के इस प्रकार पूछने पर रानी कहने लगी, महाराज कैसी बातें करते हो, जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें एक पक्षी नर और दूसरा मादा है। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, रानी, ये जरूरी नहीं कि दोनों नर और मादा ही हों। दोनों नर भी हो सकते हैं और दोनों मादा भी हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों पक्षी भाई भाई हों। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, ये दोनों नर और मादा ही हैं। मुझे लगता है आपको पक्षियों की ठीक से पहचान नहीं है। राजा बोला, नहीं, ये दोनों नरी ही हैं। इस प्रकार राजा और रानी के बीच उन दोनों पक्षियों को लेकर बहस होने लगती है। राजा ने कहा ये दोनों नर हैं और रानी कह रही थी कि दोनों नर और मादा हैं। जब दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई तो बहस ही बहस में दोनों के बीच शर्त लग जाती है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर ये दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा, और यदि ये नर और मादा हुए तो मैं 14 साल के लिए स्वयं देश निकाला ले लूँगा। दोनों में शर्त लग जाती है। राजा ने तत्काल एक शिकारी को बुलाया और शिकारी से कहा कि तुम इस पेड़ पर बैठे हुए इन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ, और उधर पक्षियों के विशेषज्ञों को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि ये दोनों पक्षी नर हैं या मादा। उसने कहा, ठीक है महाराज। इधर शिकारी अपना जाल डालकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ता है। रानी अनुष्का जानती थी कि ये दोनों पक्षी नर और मादा हैं। उसने बड़ी चतुराई से उन पक्षियों के विशेषज्ञों को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए कहा, मैं महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ और महाराज के बिना यह राज भी नहीं चल सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस शर्त में तुम्हें राजा को ही जिताना होगा। यदि मुझे वनवास होता है तो महाराज राज्य का संचालन ठीक ठाक करते रहेंगे, और यदि महाराज 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं तो यह राज्य फिर राजा विहीन हो जाएगा। और कहते हैं जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहाँ अराजकता फैल जाती है। राजा का खौफ न होने के कारण चोर डाकू प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसलिए तुम्हें झूठ बोलकर महाराजा को ही जिताना है। पक्षियों के विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महारानी जी, हम ऐसा ही करेंगे। वो शिकारी उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाता है और राजा रानी के सामने छोड़ देता है। तब राजा ने उस पक्षियों के विशेषज्ञ से पूछा, बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों नर हैं या मादा, या फिर दोनों नर हैं? पक्षियों का विशेषज्ञ तो पहले से ही रानी से 100 स्वर्ण मुद्राएं ले चुका था, अर्थात दोनों पक्षियों में एक नर था और एक मादा थी। रानी के कहने के अनुसार जब उसे झूठ बोलना था तो वह कहने लगा, महाराज, ये दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ राजा से झूठ बोल रहा है। राजा को जब पता चला कि उसकी बात ठीक निकली है तो राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और एकदम से अपनी रानी से कहने लगा, तुम बहुत घमंडी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो। अब मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूँ। रानी ने महाराज के लिए उन पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत रोने लगी। सोचने लगी, अब मुझे अपने महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूँ। मेरे 3 माह का गर्भ है। आप चाहते हैं कि मैं इस गर्भ को लेकर कहाँ जाऊँगी? लेकिन राजा ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा कहने लगा, रानी, अब तुम्हें शर्त के अनुसार ये महल छोड़कर जाना होगा। राजा ने जल्लादों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम रानी को ले जाओ और राज्य से बाहर ले जाकर जान से मार देना, क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहले तो यह शर्त हार गई और दूसरी इसने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। जल्लाद महारानी अनुष्का को लेकर चल देते हैं और चलते चलते राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और एक घने जंगल में जाकर के महारानी अनुष्का को मारने का विचार बनाते हैं।
इधर महारानी अनुष्का मन में विचार करती है कि हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे, मैं किस तरीके से अपनी रक्षा कर पाऊंगी। उन जल्लादों में से एक जल्लाद कहने लगा, हे महारानी जी, राजा के आदेश अनुसार अब हम आपको मारेंगे, हमें क्षमा कर देना। तभी उनमें से दूसरा जल्लाद कहने लगा, क्या बोल रहा है भाई तू, हमने महारानी का नमक खाया है इतने दिनों तक, महारानी ने हमें पुत्र की तरह रखा है, क्या हम ऐसी महारानी को मार सकते हैं। हमने आज तक न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने लोगों की मौत का पाप अपने सिर पर लिया है, आज एक पुण्य का कार्य कर देते हैं। तीसरा जल्लाद उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है, महारानी को मारकर हम बहुत बड़ा पाप करेंगे, क्यों ना हम महारानी को मारने के बजाय इसी वन में जीवित छोड़ देते हैं और किसी तरह से राजा को समझा देंगे कि हमने महारानी को मार दिया है। इस प्रकार जल्लादों ने आपस में सलाह की और महारानी को पूरी बात बताई। जल्लादों ने कहा, राजा ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है, लेकिन हम आपको मारेंगे नहीं, आप अपने वस्त्र उतार कर हमें दे दो, हम उन वस्त्रों को किसी जीव के रक्त में भिगोकर राजा को दिखा देंगे। जैसे ही जल्लादों ने महारानी से यह बात कही तो महारानी ने तुरंत एक वृक्ष की आड़ में जाकर अपने वस्त्रों को उतार दिया। महारानी के कपड़े लेकर जल्लाद वहां से चले जाते हैं और कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने विचार किया, इन कपड़ों को किसी जीव के खून में रंगना है। वहां से कुछ दूर चलने पर उन्हें एक हिरन मिल जाता है। जल्लादों ने उस हिरन का शिकार किया और उसके रक्त में महारानी के कपड़े रंगने के बाद में राजा को लाकर दिखा देते हैं और बता दिया कि महारानी को मार दिया है। महारानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा सोम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजा तो अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है। उधर बेचारी महारानी गर्भ अवस्था में निर्वस्त्र झाड़ियों में छुप छुप कर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल खा लिया करती थी। इसी तरह महारानी के उस सुनसान जंगल में 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। उस दुखियारी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, पर कहते हैं भगवान भी ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ मदद जरूर भेजता है। एक दिन की बात है, राजा भोज शिकार खेलने के लिए वन में आते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा भोज उसी वन की ओर चले जाते हैं जिस वन में रानी अनुष्का वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। बेचारी उस समय निर्वस्त्र अवस्था में थी। तभी अचानक से उसने घोड़ों के चलने की आवाज़ सुनी तो वह तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छुप जाती है। उधर राजा भोज को उन झाड़ियों के बीच से कुछ आहट सुनाई देती है, तो राजा ने सोचा कि ज़रूर इन घनी झाड़ियों में कोई मृग या सूअर होगा। राजा भोज ने अपने सैनिकों से कहा कि इस झाड़ी को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने फौरन उन घनी झाड़ियों को घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े सैनिकों को देखकर रानी अनुष्का घबरा जाती है। रानी सोचती है कि आज तो ये मुझे शिकार समझकर मार डालेंगे। ये सोचकर रानी अनुष्का ने आवाज़ लगाई कि भाइयों, मैं आपको शिकार नहीं हूँ, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूँ, मुझ दुखियों को मारकर आपको क्या मिलेगा। जब एक स्त्री की आवाज़ राजा भोज ने सुनी तो बोले, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आई हो। तब रानी अनुष्का कहती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, न कोई मेरा अपना सगा संबंधी, मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूँ। राजा भोज बहुत दयालु थे और बड़े अनुभवी थे। कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाना चाहता हूँ। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकल कर आओ, मैं तुम्हें अपने महल में ले चलूँगा। समझो आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। रानी अनुष्का ये बात सुनकर कहने लगी, हे भाई, ठीक है, तुमने मुझे धर्म की बहन बना लिया है, लेकिन मैं इन झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकती। राजा बोले, क्यों, क्या कारण है। रानी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं इस समय निर्वस्त्र अवस्था में हूँ। तब राजा भोज ने विचार किया और जिस दुपट्टे को वे गले में डाले हुए थे उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और कहा, बहन, तुम इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़कर बाहर आ जाओ। राजा का दुपट्टा जब रानी के पास पहुंचा तो रानी अनुष्का उस दुपट्टे को अपने शरीर से लपेटकर उन झाड़ियों से बाहर आ जाती है। जैसे ही रानी झाड़ियों से बाहर आती है तो राजा भोज उसे देखकर अचंभित रह जाते हैं।
वह स्त्री एकदम अद्वितीय सुंदरी थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा था। देखने से मालूम पड़ रहा था कि वह किसी राजा की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगे, बहन तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने महल लेकर चलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। राजा भोज ने रानी अनुष्का को अपने रथ में बैठा लिया और विराट नगर के लिए चल देते हैं। राजा भोज जब रानी अनुष्का को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचते हैं तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि राजा दूसरा विवाह करके लाए हैं। अब तो चारों तरफ राजा की बदनामी होने लगी। कहने लगे कि इस राजा को बुढ़ापे में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के यहाँ पहले से ही कई रानियां थी, फिर महाराज दूसरी रानी को लेकर क्यों आए हैं। राजा ने यह अच्छा नहीं किया। जब यह बात राजा के कानों में पड़ी तो महाराज ने विचार किया कि यह तो बहुत गलत अफवाह प्रजा में फैल गई। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा बुलाई और कहा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार के लिए गया था, वहां मुझे एक दुखी लाचार अबला मिली जिसका ना कोई आश्रय था ना कोई सगा संबंधी। तो हमने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और उसे अपने राजमहल में ले आए। अब बताओ क्या मैंने कोई काम गलत किया है। यह सुनकर राजा के दरबार में खूब प्रशंसा होती है और प्रजा में भी उनकी खूब तारीफ होती है। इस प्रकार रानी अनुष्का महाराज भोज की बहन बनकर उनके राजमहलों में रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर रानी अनुष्का के प्रसव काल का समय निकट आ गया। एक दिन महारानी अनुष्का के गर्भ से एक परम सुंदर तेजस्वी बालक जन्म लेता है। बालक के जन्म होने पर राजा भोज बहुत प्रसन्न होते हैं और कहने लगे, आज मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी में राजा भोज ने पूरे नगर को दावत दी। बालक जब 7 दिन का हुआ तो उसका नामकरण कराने के लिए राजा ने बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब पोथी खोलकर देखी तो बालक का कोई ठीक से नाम नहीं निकल रहा था। कोई कुछ नाम रख रहा था तो कोई कुछ। वे नाम राजा भोज को पसंद नहीं आ रहे थे। अलग अलग नामों को सुनकर राजा भोज बड़े क्रोधित होते हैं। राजा भोज ने अपने सेनापति को आदेश दिया, इन समस्त ज्योतिषियों को जेल में डाल दो। ये व्यर्थ में पोथी लेकर घूमते रहते हैं, ये कुछ नहीं जानते। राजा के आदेश पर उन ज्योतिषियों को जेल में डलवा दिया गया। उसके बाद राजा ने यह आदेश दिया कि जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर कोई भी ब्राह्मण उस बालक का नामकरण करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वह जानते थे कि यदि नाम सही नहीं निकला तो राजा जेल में डलवा देंगे। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा तो सोचने लगे, बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है यह हमारे महाराज के भांजे का नामकरण संस्कार कर दें, तो क्यों ना इसे लेकर के महाराज के पास चलना चाहिए। उन सभी ने जाकर उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है और उसका नामकरण संस्कार तुम्हें करना है, परंतु ध्यान रहे अब तक महाराज ने हजारों ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है। कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली, तिथि, वार, मुहूर्त और जन्म का सही निर्धारण नहीं कर सका। ब्राह्मण बोले, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। उन सैनिकों के साथ वो बूढ़ा ब्राह्मण महाराज के दरबार में आ जाता है। राजा ने उसका बहुत स्वागत किया और बैठने के लिए उचित स्थान दिया। उसके बाद राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, तो मैं उसका नामकरण संस्कार करना है। वो ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था। उसने अपनी पोथी को खोलकर देखा तो कहने लगा, महाराज मैं इस बालक का सही सही नामकरण कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपने जितने ब्राह्मणों को जेल में डलवा रखा है उन सबको मुक्त करना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक ठीक नामकरण कीजिए। ब्राह्मण बोला, ठीक है। ब्राह्मण ने जब अपनी पोथी खोलकर देखा और बालक के गुण और कुंडली मिलाई तो वो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज ये बालक तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है। इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर राजाओं के सभी गुण विद्यमान हैं, इसलिए इस बालक का नाम आज से इंद्रजीत होगा। बालक का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गईं। राजा को भी बालक का नाम खूब पसंद आया। राजा ने अपने यहाँ
कैद सभी ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। धीरे धीरे समय कुछ और बीतता है। इधर इंद्रजीत धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब वह 5 साल का हो जाता है तो उसने वहीं राजाओं वाले खेल खेलना आरंभ कर दिया। वह अपने साथी बालकों के साथ खेलता था, दुर्ग की रचना करता था और उन्हें तोड़ता था, घुड़सवारी करता, तलवारबाजी करता और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना बचपन से ही उसके खेल बन गए थे। बालक की कुशलता को देखकर राजा भोज बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते थे कि हमारा भांजा बहुत ही प्रतापी होगा। इस प्रकार इंद्रजीत जब 7 साल का हो जाता है तो अपने साथी बालकों के साथ खेलने जाता है। नगर का जो मुख्य चौराहा था उस चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उस चौराहे पर कुछ पनिहारी पानी भरने जाया करती थी। इधर इंद्रजीत भी बड़ा नटखट स्वभाव का था। वह अक्सर खेल ही खेल में उन पनिहारियों के मटके में तीर मारकर छेद कर देता था, जिसके कारण उनके मटके से सारा पानी घर तक पहुंचते पहुंचते निकल जाता था। राजा का भांजा था इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता था। अब तो इंद्रजीत का यह प्रिय खेल बन गया था। जो भी कुएं पर पानी भरने के लिए आता था वह तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर दिया करता था। अब तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया, क्योंकि किसी के घर एक बूंद पानी ही नहीं पहुंचता था। दुखी जनता ने महाराज भोज से शिकायत की, राजन, आपके भांजे ने बड़ा उत्पाद मचा रखा है। उसके कारण हम में से किसी के घर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाता। आपका भांजा तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता है। यह बात सुनकर के राजा भोज कहने लगा, कोई बात नहीं प्रजावासियों, मेरा इकलौता भांजा है, मैं उसे डांट फटकार तो नहीं सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें पीतल के नहीं बर्तन दिलवा सकता हूँ। जाओ। राजा ने आदेश कर दिया कि एक एक पीतल का मटका सबके घर पहुँचा दिया जाए और कहा कि इन पीतल के मटकों में पानी भर के ले जाया करो। हमारा भांजा इनमें तीर मारेगा तो पीतल के मटकों में छेद नहीं होगा। अब तो नगरवासी राजा के यहाँ से एक एक पीतल का मटका ले आए और कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। इधर इंद्रजीत एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है, मुझे ऐसे तीर बनाकर दो जो पीतल के बर्तनों में भी छेद कर दे। यह बात सुनकर के लोहार बोला, ठीक है बेटे, मैं तुम्हें ऐसे तीर बनाकर दूंगा। इसके बदले मैं तुमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। इंद्रजीत 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर लोहार से उन तीरों को बनवा कर ले आता है और अगले दिन उसी चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उसका तो यही काम था, पनिहारियों के मटकों को फोड़ना। इंद्रजीत ने अपना धनुष उठाया, उन पनिहारियों के मटकों में मारने लगा। यह तीर बहुत ही कठोर धातु से बने हुए थे। तीर उन पीतल के बर्तनों को भेदता हुआ पार निकल जाता है। अब तो उन मटकों में एक की जगह 2 छेद हो जाते हैं। इस तरह मटकों का सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता था। प्रजा के लोगों ने राजा भोज से फिर इस बात की शिकायत की, महाराज, पहले तो मटकों में एक छेद होता था तो थोड़ा पानी घर तक बच जाता था, अब तो मटके में 2 छेद हो जाते हैं, सारा पानी रास्ते में निकल जाता है। हम आपके भांजे से बहुत तंग आ चुके हैं। राजा ने कहा, देखो, हम अपने भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ, हम उस कुएं के पास में एक ठठेरा बिठा देते हैं, वो तुम्हारे फूटे हुए मटकों को ठीक करता रहेगा। ठठेरा 1000 बर्तनों में रोज झाल लगाता था। इंद्रजीत उन्हें रोज फोड़ देता था। धीरे धीरे इसी तरीके से उसका उत्पाद बढ़ता गया है। एक दिन की बात है, इंद्रजीत उस चौराहे पर नहीं जाता है। उस दिन वह अपने मित्रों को साथ लेकर जंगल में खेलने के लिए जाता है। जंगल में पहुंचकर उसने एक रेतीले स्थान पर बालकों के साथ दुर्ग की रचना की। उसके बाहर 2 प्रहरी बिठा दिए और दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपने कुछ साथी बालकों से कहा और स्वयं रक्षक बनकर खड़ा हो गया। इंद्रजीत इसी तरह से खेल रहा था। उसी समय एक सरदार वहां से गुजरता है। सरदार के पास लाखों की संख्या में ऊंट और गाय थी। सरदार का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाना। सरदार अपने लाव लश्कर के साथ चला आ रहा था। लाखों ऊंट उसके साथ थे। सरदार ने जब रास्ते में बालकों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, बालकों, यहाँ से दूर हट जाओ। इंद्रजीत निडर और निर्भय था। वह कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो मेरे दुर्ग पर आक्रमण करने आए हो? मैं अपने दुर्ग की रक्षा कर रहा हूँ। तुम अपने ऊंट लेकर दूसरे मार्ग से निकल जाओ। इंद्रजीत की यह बात सुनकर सरदार बहुत क्रोधित हो जाता है।
सरदार भी कुछ अहमियत रखता था। राजाओं के पास उठना बैठना था। सरदार कहने लगा, अरे हटी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। इंद्रजीत भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच विवाद होता है, लेकिन इंद्रजीत पीछे नहीं हटा। तब सरदार को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में आकर इंद्रजीत के गाल पर 2 चांटे जड़ दिए। बंजारे के चांटे खाकर इंद्रजीत रोता हुआ अपने घर आ जाता है और अपने मामा राजा भोज से कहता है कि मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने गया था। वहां एक सरदार आया जो अपने आप को विक्रम सरदार कह रहा था। उसने मेरे किले को तोड़ दिया है और मुझे भी मारा। इंद्रजीत की यह बात सुनकर राजा भोज गुस्से से बोले, पुत्र तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हें मारा है मैं उसे अभी सबक सिखाकर आता हूँ। इस प्रकार अपने कुछ सैनिकों को लेकर राजा भोज चल देते हैं और उधर विक्रम सरदार अपने साथियों के साथ चला आ रहा था। राजा ने जाते ही विक्रम सरदार के कई आदमियों को मार डाला। इधर विक्रम सरदार को खबर मिली कि राजा भोज ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो विक्रम सरदार घबरा जाता है। उसने देखा कि महाराज ने आक्रमण किया है। महाराज कोई लुटेरे थोड़े ही हैं, क्या वजह है जो राजा हमसे नाराज है। तो विक्रम सरदार अपने हाथ बांधकर दांतों में धूप का तिनका दबाकर राजा के सामने आकर के उपस्थित हो जाता है और कहने लगता है, महाराज क्या कारण है कि आपने हमारे इतने साथियों को मार डाला। राजा बोले, हे विक्रम सरदार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम सरदार बोला, महाराज मेरा कसूर क्या है। राजा ने कहा, मैंने अपने भांजे को बड़े लाड़ प्यार से पाला है और तूने उसे 2 चांटे मारे हैं। अब तो विक्रम सरदार महाराज के चरणों में गिर जाता है। महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें। मैं नहीं जानता था कि वह बालक आपका भांजा है। इस प्रकार विक्रम सरदार ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा को देकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा भोज भी सरदार से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने दरबार में बुलाकर लाते हैं। अपने भांजे इंद्रजीत से सरदार का परिचय कराते हैं। इस प्रकार विक्रम सरदार राजा भोज के यहाँ अतिथि बनकर ठहर गया। राजा उसे अपने नगर में घुमाते हैं। सरदार राजा भोज का मित्र बन जाता है। राजा के महलों में रहते हुए सरदार को कई दिन बीत जाते हैं। घूमते फिरते उसकी नज़र एक दिन इंद्रजीत की माता रानी अनुष्का पर पड़ जाती है। रानी अनुष्का देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर सरदार की नीयत खराब हो जाती है और कहने लगा, यह तो बहुत सुंदर स्त्री है, यह तो हमारी पत्नी बनने के योग्य है। सरदार ने राजा से पूछा कि यह स्त्री कौन है। राजा भोज ने बताया, यह हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वो बालक हमारी इसी बहन का पुत्र है। सरदार विक्रम बोला, तब तो हमें आपकी बहन से मिलकर माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी बहाने से सरदार रानी अनुष्का के पास जाता है और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगता है। रानी पर उसकी नीयत खराब तो हो ही चुकी थी। उसने क्या किया, एक नौलक्खा हार रानी अनुष्का को भेंट किया और कहा कि तुम जैसे राजा भोज की बहन हो, उसी तरह से तुम मेरी भी बहन हो और यह हार मैं तुम्हें उपहार में देता हूँ। हार को पाकर रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसे भी लगता है कि जब यह मुझे बहन मान रहा है तो मुझे भी उसका सत्कार करना चाहिए। इसलिए रानी अनुष्का ने अपने महल में उसे भोजन कराया। सरदार को रहते हुए जब काफ़ी समय बीत जाता है तो एक दिन राजा से कहता है, हे राजन, आपकी बहन को मैं अपनी बहन मानता हूँ। हे राजन, यह बहन काफ़ी समय से आपके पास रह रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बहन को और मेरे भांजे को कुछ समय के लिए अपने नगर दिखाना चाहता हूँ। दोनों लोग मेरे यहाँ भी घूमकर देख लेंगे और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, थोड़े दिन बाद मैं इन्हें यहाँ छोड़ जाऊँगा। राजा भोज ने कहा, देखिए इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। यदि मेरी बहन आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम इसके भाई हो। सरदार ने जब अनुष्का से अपने यहाँ चलने को कहा तो अनुष्का भी मान गई। सोचने लगी, जब विक्रम इतना कह रहा है तो मुझे उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वह सरदार विक्रम के मन में खोट को नहीं जानती थी। अनुष्का ने कहा, राजा भोज से कहा, भैया मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए, आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई विक्रम के यहाँ कुछ दिन के लिए चली जाऊँ। राजा ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी।
जब संबंध गहरा जुड़ जाता है तो आना जाना तो चलता ही रहता है। राजा भोज ने सरदार पर विश्वास करके अपनी बहन अनुष्का को उसके साथ भेज दिया। फौरन एक पालकी तैयार करवाई और पालकी में बैठकर रानी अनुष्का विक्रम के साथ चल देती है। विक्रम सोचने लगा कि अभी तो मैं इसे बहन बनाकर ले जा रहा हूँ, घर जाकर मैं इसे पत्नी बना लूँगा। इस प्रकार वो सरदार अनुष्का को अपने साथ ले जाता है। अब विक्रम ने अपने साथियों से कहा कि आज शाम तक हमें राजा भोज के राज्य की सीमा से बाहर चलना है, इसलिए तेजी से चलिए। सरदार के सभी साथी अपना माल लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन का सफर तय करके राजा समुद्र भोज के राज्य से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे राज्य में जाकर जब शाम हो जाती है तो सरदार उसी स्थान पर अपना डेरा लगा देता है। वो एक तंबू रानी अनुष्का के लिए लगवा दिया और दूसरा तंबू राजकुमार इंद्रजीत के लिए। धीरे धीरे जब मध्य रात्रि का समय होता है तो रानी अनुष्का की सुंदर तस्वीर विक्रम सरदार के दिमाग में चलती रहती है। सरदार अर्धरात्रि के समय उठकर के रानी अनुष्का के डेरे के अंदर चला जाता है। रानी के अंदर यौवन को देखकर सरदार की नीयत खराब हो जाती है। विक्रम सरदार ने जब रानी अनुष्का को तंबू में प्रवेश किया तो पैरों की आहट से महारानी अनुष्का जाग गई। उसकी दृष्टि जब सरदार विक्रम पर गई तो उसने देखा कि काम की दृष्टि से सरदार उसकी तरफ देख रहा है। रानी एकदम घबरा जाती है और पूछने लगी, भैया तुम यहाँ कैसे? रानी की आवाज़ सुनकर विक्रम अपनी शैतानी मुस्कान के साथ हंसने लगा और कहने लगा, रानी तुम मुझे भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। यह बात सुनकर रानी घबरा जाती है। आज उसे सरदार की नीयत का पता चल चुका था। सरदार कहने लगा, रानी जब से मैंने तुझे देखा है तब से तेरे रूप का दीवाना हो गया हूँ, इसलिए मैं बहाने से तुझे बुलाकर लाया हूँ। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनकर मेरे महलों की शोभा बढ़ाओगी। सरदार की यह बात सुनते ही रानी क्रोध से भर जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रानी ने फौरन अपना खंजर निकाला और कहने लगी, अगर तूने मुझे बदनीयत से छूने की कोशिश भी की तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और स्वयं भी मर जाऊंगी। मेरे भाई ने तुझ पर विश्वास करके मुझे बड़ी गलती की। किसी ने सच कहा है कि नीम की जड़ में चाहे जितना दूध डाल दो पर उसमें मिठास नहीं आ सकती। रानी अनुष्का का क्रोध मुखी चेहरा देखकर सरदार डर जाता है और कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तू मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। जीवन भर तू मेरे यहाँ कैद रहकर चक्की पीसेगी। रानी बोली, मुझे तेरी हर सज़ा मंजूर है पर तेरी पत्नी बनना मंजूर नहीं। इस प्रकार दोनों में कुछ देर तक बातचीत होती रही। सरदार रानी को बहुत मनाने की कोशिश करता है परंतु रानी नहीं मानती है। इधर जब सवेरा होता है तो सरदार क्रोधित अवस्था में अपने तंबू की तरफ आ जाता है और वहां आकर के सरदार ने अपने प्रधान नौकर को आदेश दिया कि यहाँ से समस्त लश्कर के साथ आगे बढ़ा जाए। एक दिन पूरा सफ़र करने के बाद सरदार अपने गांव में पहुंच जाता है। सरदार का महल भी राजाओं से कम नहीं था। सरदार ने रानी को जहां कैदी रहते थे वहीं उन्हीं कैदियों के साथ जेल में डाल दिया और उससे बहुत काम करवाने लगा। इधर उसके पुत्र इंद्रजीत से भी बहुत काम करवाता था। उससे अपनी गाय चरवाता था। इंद्रजीत 13 वर्ष का हो गया। उसे सरदार पर बहुत क्रोध आता है। सोचने लगा कि मैं इसे मार डालूं। इधर सरदार भी मन में विचार कर रहा था कि क्यों ना मैं इस रानी के बेटे इंद्रजीत को ही रास्ते से हटा दूं। यह बड़ा होकर के मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। ऐसा सोचकर सरदार ने इंद्रजीत को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, आज हमारे साथ तुम्हें भोजन करना होगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। इंद्रजीत ने मन में सोचा कि आज तो सरदार मुझ पर बहुत प्रसन्न है, लेकिन वो उसके मन की चालाकी को नहीं जानता था। सरदार ने भोजन में जहर मिला दिया था और इंद्रजीत को खिला दिया। जहर मुक्त भोजन करने के बाद इंद्रजीत बेहोश हो जाता है। सरदार ने उसके हाथ पैर और मुंह पर कपड़ा लपेटा और एक घोड़े पर रखकर उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में एक खंडर नुमा कुआं था। कुएं में पानी भरा हुआ था। सरदार ने इंद्रजीत को बेहोश हालत में उसी कुएं में डाल दिया। जहर खाने से इंद्रजीत की मृत्यु हो जाती है। उसका मरा हुआ शरीर पानी के अंदर गहराई में चला जाता है। सरदार रानी पर बहुत अत्याचार करता था। बेचारी पूरा दिन आटा पीसती रहती थी। बेचारी की बहुत ही दयनीय अवस्था हो चुकी थी।
उधर इंद्रजीत की लाश जब पानी के अंदर जाती है तो उस कुएं में एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ था। उस महल के अंदर एक इच्छाधारी नाग अपनी पति के साथ रहता था। उसकी बेटी नाम राजेश्वरी था। एक दिन राजेश्वरी घूमने के लिए निकलती है, उधर नाग भी कहीं घूमने के लिए चला जाता है। तो उसने कुएं में देखा कि एक सुंदर युवा जिसकी आयु लगभग 13 वर्ष की होगी, वह मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। वो लाश को देखकर एकदम विचलित हो जाती है, सोचने लगी किसने मारकर इसको यहाँ डाला है। इंद्रजीत के मृत शरीर को राजेश्वरी बाहर निकाल लेती है और उसे उठाकर अपने महल में ले जाती है। महल में उसे ले जाकर एक कोने में रख लेती है। तब तक उसका पिता नाग आ जाता है। नाग ने अपनी बेटी से पूछा, पुत्री तुम यह किसे लेकर आई हो? तब वह कहती है, पिताजी मैं नहीं जानती यह कौन है। यह इस कुएं में मरा पड़ा हुआ था, मैं इसे जल से बाहर लेकर आई हूँ। जब नाग ने इंद्रजीत के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो उसे देखकर देखता ही रह गया। इंद्रजीत बहुत सुंदर था। सोचने लगा इतने सुंदर नौजवान को भला किस दुष्ट ने मार दिया। नाग ने अपनी नागमणि लेकर इंद्रजीत के मृत शरीर से लगाई तो वह एकदम से जीवित हो जाता है। इंद्रजीत के जीवित होने पर नाग और उसकी पुत्री ने पूछा, तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आए? किसने तुम्हें कुएं में मारकर डाल दिया था? उस समय इंद्रजीत की स्मृति खत्म हो चुकी थी, उसे कुछ याद नहीं था। कहने लगा, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया। नाग ने मन में विचार किया कि मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य है और इससे सुंदर युवक भला मुझे कहाँ मिल सकता है। क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ संपन्न कर दूं। यही सोचकर नाग ने कहा, बेटे तुम मेरे यहाँ आराम से रह सकते हो, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह मेरी पुत्री है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। इंद्रजीत भी नाग कन्या के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाता है। नाग ने अपनी बेटी का विवाह इंद्रजीत के साथ संपन्न कर दिया। अब दोनों बड़े आराम से उस महल में निवास करते हैं। उधर महाराज भोज मन में विचार करते हैं कि सरदार 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को ले गया था, परंतु आज 6 महीने का समय हो गया है और वो वापस नहीं लौटा। मुझे उसकी कुछ जानकारी लेनी चाहिए, मुझे चलकर देखना चाहिए। तो महाराज भोज अपने घोड़े पर सवार हुए और सरदार के यहाँ चल देते हैं। इंद्रजीत को नाग कन्या के साथ रहते हुए काफ़ी समय बीत गया था। एक दिन उसे अचानक अपनी माता की याद आ जाती है। माँ की याद करके वह रोने लगता है। यह देखकर नाग पूछने लगता है कि बेटे तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। तब इंद्रजीत नाग को अपनी सारी कहानी सुनाता है कि मेरी माता को सरदार ने जेल में कैद कर रखा है और उसने मुझे भी मारकर इस कुएं में डाल दिया था। नाग ने सुना तो वह कहने लगा, पुत्र तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हें साथ चल रहा हूँ। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने ले चलता हूँ। इंद्रजीत नाग के कंधे पर बैठ जाता है। वह नाग तो इच्छाधारी था, वह अपने शरीर को बढ़ाकर विशालकाय कर लेता है और इंद्रजीत को लेकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। उधर उसके मामा राजा भोज भी रास्ते में मिल जाते हैं। जिस रास्ते से राजा भोज आ रहे थे उसी रास्ते से नाग भी जा रहा था। राजा भोज ने देखा कि उनका भांजा किसी विशाल मनुष्य की पीठ पर बैठा हुआ है। राजा भोज एकदम से चौंक जाते हैं, सोचने लगे यह तो कोई राक्षस है जो मेरे भांजे को लिए जा रहा है, मुझे इसका वध करना चाहिए। ऐसा सोचकर वे अपना धनुष निकालते हैं और धनुष पर वार चढ़ाकर उस नाग के ऊपर छोड़ देते हैं। वार जब उस नाग को लगा तो नाग बिलबिलाकर एकदम नीचे गिर पड़ता है। नाग ने इंद्रजीत से कहा, तुम मेरे कंधे से नीचे उतरो, मैं इस घोड़े वाले मनुष्य का अंत किए देता हूँ। इसने मुझ पर धोखे से वार किया है। इंद्रजीत ने देखा कि सामने धनुष पर वाण चढ़ाकर उसके मामा ही खड़े थे। वह अपने मामा को पहचान लेता है। एकदम से कहने लगा, मामा जी ठहर जाओ, तीर मत छोड़ना। मैं आज जीवित हूँ तो इन्हीं नागराज की वजह से। इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे इस विक्रम सरदार ने मार करके कुएं में डाल दिया था। मेरी माँ को उसने अपने यहाँ पर कैद कर रखा है। इंद्रजीत के मुख से यह बात सुनकर राजा भोज का क्रोध भड़क जाता है। राजा भोज तुरंत नागराज से कहने लगे, मुझे क्षमा करना, मैं तो ये समझ रहा था कि कोई राक्षस मेरे भांजे का अपहरण करके
लिए जा रहा है, इसलिए तुम पर वार चला दिया गया। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। यह बात सुनकर के नागराज बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे भांजे और अपने मेहमान को लेकर उस सरदार को सबक सिखाने जा रहा था। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार तीनों आपस में विचार विमर्श करने के बाद सरदार से बदला लेने के चल देते हैं। उधर रानी अनुष्का के पति राजा सोम ने सोचा कि मैंने अपनी रानी को देश निकाला दे दिया है, उसके बाद मेरी अन्य किसी रानी से कोई संतान पैदा नहीं हुई, मेरा तो अब वंश ही खत्म हो जाएगा। उसी दिन राजा सोम उसी सरदार विक्रम के पास जाते हैं, क्योंकि सरदार का सभी राजाओं के पास उठना बैठना था। उसका स्वयं का भी राजाओं जैसा किला था। ठीक उसी ठाट बाट के साथ उसने भी अपना एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। राजा सोम जब सरदार विक्रम के यहाँ आते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है। सरदार यह नहीं जानता था कि जिस रानी को मैंने अपने यहाँ कैद कर लिया है वह रानी इन्हीं राजा सोम की पत्नी है। राजा सोम भी नहीं जानते थे कि जिस रानी को मैंने मरवा दिया है वह अभी जीवित है और इसी बंजारे की कैद में है। इधर राजा सोम सरदार की सभा में बैठे हुए थे। उधर राजा भोज, इंद्रजीत और नागराज भी आ जाते हैं। उन तीनों ने जाकर सरदार विक्रम को ललकार लगाई और कहने लगे कि सरदार, अब तू महाराज, सरदार हमारा मित्र है और आप इसे क्यों मारना चाहते हैं। तब राजा भोज ने राजा सोम को सारी कहानी सुनाई कि ये महाराज, इस दुष्ट सरदार ने मेरी धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दी हैं। ये मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है महाराज, मैं वन में गया था। वहाँ मुझे एक दुखी लाचार अबला स्त्री मिली थी जिसका कोई सगा संबंधी नहीं था। उस स्त्री को धर्म की बहन बनाकर मैं अपने घर ले आया। इस दुष्ट सरदार से मेरी मित्रता थी, इसलिए यह भी उसे अपनी बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने घर बुला लाया। लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसे मैंने पढ़ सका आज, इसलिए मेरी बहन को इसने कैद में डाल दिया है और मेरे भांजे को जहर देकर इसने कुएं में डाल दिया था। मैं अपनी बहन और भांजे को इसके यहाँ से मुक्त करने के लिए आया हूँ। मैं इसे मारकर उन्हें यहाँ से मुक्त करा ले जाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद राजा सोम ने इन सरदार को उस स्त्री को आज़ाद करने के लिए कहा। सरदार के 4 आदमी रानी अनुष्का को बुलाने जाते हैं। उन्होंने कहा, बहन, अब तुम विक्रम सरदार के यहाँ से मुक्त हो गई हो, बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। रानी अनुष्का सोचने लगी कि इस दुष्ट सरदार ने मेरे पुत्र को भी मार दिया, अब पता नहीं है मेरे साथ क्या करेगा। चारों सेवकों के साथ रानी अनुष्का जब दरबार में आई तो वहाँ पहले से ही उसके पति सोम बैठे हुए थे। वहीं पर उसके पुत्र और उसके भाई राजा भोज भी बैठे हुए थे। जेल की चक्की पीस पीस कर उसकी हालत बहुत खराब, बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी बहन की हालत देखकर राजा भोज क्रोध से भर जाते हैं। कहने लगे, दुष्ट सरदार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन को ना जाने कितनी यातनाएं दी हैं। इधर रानी अनुष्का जब अपने पति को देखती है तो वो उन्हें पहचान जाती है और राजा सोम भी अपनी पत्नी को पहचानने लगते हैं। सोचने लगे कि ऐसे ही रूप रंग वाली तो मेरी पत्नी थी जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा सोम पूछने लगे, हे देवी, हुबहू मेरी रानी की तरह दिखने वाली तुम कौन हो। तब रानी अनुष्का कहती है, महाराज, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। याद करो, हम में तुम में पक्षियों को जोड़े के ऊपर विवाद हुआ था। तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था वह दरअसल वह नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हारे लिए वनवास ना हो सके, और तुमने मुझे वनवास दे दिया था। परंतु जल्लादों ने मुझे मारा नहीं था, मुझे जीवित छोड़ दिया था। और यह मेरे धर्म के भाई राजा भोज मुझे सम्मान सहित अपने घर ले गए। वहाँ मेरी कोख से एक पुत्र ने जन्म दिया। जब मैं वन को आई थी मेरे अंदर में 3 मास का गर्भ था। राजा सोम अपनी रानी को सरदार के यहाँ इस हालत में देख लेते हैं तो उनका भी खून खोल जाता है और उसी समय अपनी तेज धार वाली तलवार निकालते हैं और सरदार का सर धड़ से अलग कर देते हैं। इस तरह सरदार को उसकी करनी का फल मिल चुका था। तब राजा सोम राजा भोज के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। उसी समय महाराज सोम राजा भोज से आज्ञा लेकर अपने नगर को खुशी खुशी लौट जाते हैं।
कहते हैं चाहे कोई कितना भी अपना होने का दिखावा करे, इन 4 लोगों पर कभी भी भरोसा मत करना, वरना तुम्हें धोखा ही मिलेगा। नीच आदमी कभी अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। इनसे चाहे जितना प्रेम कर लो, ये कभी रिश्ते को नहीं मानते हैं। ये लोग रिश्ते को ही अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए। नंबर 1 कामी चंचल मनुष्य, नंबर 2 धन का लालची मनुष्य, नंबर 3 चापलूसी करने वाला मनुष्य और नंबर 4 जो आपका पहले का शत्रु हो, जिसने कभी आपसे चोट खाई हो। वह कितना भी अपनापन जता ले, वह समय आने पर आपको धोखा ही देगा। इसलिए इन चारों पर कभी भूल कर भी विश्वास ना करें। इन चारों को कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपे कि जिससे आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। दोस्तों, इस कहानी से एक बात और सीखने को मिलती है। जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग देता है तो संसार में उस स्त्री को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता है, तब उसे बुरी नज़र से ही देखते हैं। सब लोग उसे भोगना चाहते हैं। सबके हवस के भूखे भेड़िया बन जाते हैं। इसलिए भूल कर भी कभी अपनी स्त्री का त्याग ना करें। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।